स्वागत है मित्रों। आज हम लोग साइंस का अध्ययन करेंगे और साइंस की चूँकि 3 भाग मेन ग्रुप से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो पहले हम समझ लेते हैं कि साइंस विज्ञान क्या चीज़ होती है। विज्ञान को तो हम देखें असल में तो विज्ञान वह है, इंग्लिश में इसे कहते हैं साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज यानी क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान तो हम लोग सभी का करते हैं, हर विषय का क्रमबद्ध ज्ञान करते हैं। लेकिन विज्ञान में क्या है कि क्रमबद्ध ज्ञान करना है, लेकिन उसको हम प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा सत्यापित कर सकें, यानी प्रैक्टिकली उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं अगर, तो वह साइंस है। जैसे पानी की बूंदें कैसे बनती हैं, वर्षा कैसे होता है, इंद्रधनुष कैसे निकलता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, पौधों में तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं वो कैसे होती हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं, उसे साइंस कहते हैं, जिसको हम प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा सत्यापित कर सकते हैं। तो पहला भाग हम लोग आज देखते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखते हैं मापन। मापन क्या चीज़ है? मापन के लिए आवश्यक मानक को ही मात्रक कहते हैं। मापन होता है किसी चीज़ को मापना। तो किसी चीज़ को मापने के लिए हमें एक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो यानी मापन के लिए जो आवश्यक मानक है उसे हम मात्रक कहते हैं। अच्छा, मात्रक जैसे लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, कोई चीज़ वजन करना होता है तो किलोग्राम में, समय को सेकंड में, इस तरह से नापते हैं। तो ये सभी क्या है? मात्रक हैं। मात्रक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स और एक होते हैं डेरिवेटिव यानी मूल मात्रक, और दूसरे मूल मात्रकों से जो उत्पन्न किए जाते हैं या मूल मात्रक से जो बनाए जाते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक यानी अन्य मात्रकों से जो स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, यानी मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण होता है, बनते हैं। एसआई पद्धति जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, यानी इसके मुख्य रूप से इसमें 7 मूल मात्रक दिए हुए हैं। यहाँ हम देख लेंगे मूल मात्रक क्या है, मूल राशियाँ क्या है, उनके मात्रक क्या है और उनके प्रतीक क्या हैं। जैसे लंबाई जिसे मीटर उसका मात्रक है। एसआई मात्रक यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? मीटर। वैसे हम लोग फीट, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सब में नापते हैं, लेकिन जो मूल मात्रक है वो है मीटर ही। इसका प्रतीक कैपिटल M होता है। द्रव्यमान जिसे वजन नापते हैं, इसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम। एसआई प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, कई एमकेएस प्रणाली, ये सब प्रणालियाँ जो होती हैं तो इसे एमकेएस प्रणाली भी कहा जाता है। किलोग्राम का केजी यानी कैपिटल के और जी स्मॉल, केवल के भी कहते हैं प्रतीक में। और समय का जो मूल मात्रक है वो है सेकंड यानी कैपिटल एस। इन तीनों को मिला के मुख्य रूप से हम एमकेएस प्रणाली भी कहते हैं, एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसके अतिरिक्त विद्युत धारा जो करंट नापा जाता है वो एम्पियर ए से प्रतीक दिखाते हैं। और ताप यानी टेम्परेचर को हम, जो टेम्परेचर का एसआई मात्रक है वो केल्विन है, जबकि इसके अतिरिक्त फ़ारेनहाइट, रेडमियर, सेल्सियस ये सब हैं। लेकिन इसका जो मूल एसआई मात्रक है वो है केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा ये मोल कहलाता है, इस एसआई मात्रक इसका, और इसका प्रतीक है MOL, मोल। किसी पदार्थ की मात्रा को हम ज्ञात करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, जिसे CD से दिखाते हैं। अब कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रकों को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे भौतिक राशि है कोण को हम लोग रेडियन में नापते हैं, इसे संकेत है RAD। वहीं ठोस कोण जो होते हैं इसे स्टेरेडियन में नापते हैं, SR। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में HZ, और बल यानी फोर्स को न्यूटन में मापते हैं और उसका संकेत है कैपिटल N। दाब यानी प्रेशर जो होता है या प्रतिबल, उसका मात्रक है पास्कल, जिसे PA से संकेत से लिखते हैं हम। ऊर्जा या कार्य या ऊष्मा, इनका मात्रक है जूल, जिसे J से दिखाते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है, एसआई मात्रक की बात हो रही है, वैसे इसका न्यूटन मीटर भी होता है। और इसका संकेत जो है पावर यानी शक्ति का W है। विद्युत आवेश
विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम, जिसे सी से डिनोट करते हैं। विभवांतर इसे का मात्रक वोल्ट है, वी से दिखाते हैं। और विद्युत धारिता को मात्रक फैराडे है, क्योंकि फैराडे ने इसकी खोज की थी, फैराडे ने विद्युत धारिता की खोज की थी, इसलिए इसका नाम मात्रक जो है फैराडे है, एफ से दिखाते हैं। विद्युत प्रतिरोध इसका मात्रक ओम है, ओम महोदय ने खोज की थी, इसका सिंबल ओम इस तरह से है। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री सेल्सियस। रेडियो सक्रियता की बेकरल, हेनरी बेकरल ने इसकी खोज की थी, रेडियो सक्रियता की, इसलिए उनके नाम पर ही इसका मात्रक बेकरल रखा गया है, जिसे बी और क्यू से दिखाया जाता है। ज्योति फ्लक्स इसका मात्रक जो है ल्यूमेन, LM ल्यूमेन। प्रदीप्त घनत्व इसका मात्रक लक्स है, LX। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, यानी W। ये हमारे मूल मात्रक हो गए और व्युत्पन्न मात्रक हो गए। इसके अतिरिक्त हम लोग आज देखते हैं दूरियों के नापने के लिए जो और भी मात्रक हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किस तरह से किया था। जैसे दूरी नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। लंबी दूरी यानी आकाशीय पिंडों को सूरज चांद की दूरी या पृथ्वी से सूरज की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, इन सब आकाशीय पिंडों की दूरी नापने के लिए जो मात्रक प्रयोग किया जाता है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। अगर हम देखें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो ये जो इसका मान जो होता है एक प्रकाश वर्ष का, वो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नाटिकल मील की हम बात करते हैं तो नाटिकल मील का प्रयोग हम लोग समुद्री दूरियों को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। एक नाटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। वहीं हम अगर ज़मीनी मील की बात करेंगे तो वो नाटिकल मील से छोटा होता है, लगभग 1600 मीटर, जबकि नाटिकल मील समुद्री नाप बड़ा होता है। हम देखते हैं मेगावाट क्या होता है। जो विद्युत केंद्र से जो बिजली उत्पन्न होती है उसको नापने के लिए हम मेगावाट का प्रयोग करते हैं। उसकी मात्रा बिजली की बड़ी मात्रा है, 10/6 वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10/6 वाट, यानी 10 लाख वाट। तो बड़ी मात्रक है, इसलिए हम उसे मेगावाट में नापते हैं। और जो घरों की बिजली नापी जाती है वो किलोवाट में नापी जाती है। जल जो बहाव होता है, जल का, नदियों का बहाव पानी की, उसको जल प्रवाह की दर मापने की जो इकाई है वो है क्यूसेक, यानी क्यूबिक फीट पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितना क्यूबिक फीट वाटर निकलता है। एक क्यूबिक फीट मात्रक यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, 1 क्यूब में फीट में 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा कोई पाइप हो, उसमें से वाटर को जो प्रवाहित किया जाएगा तो प्रति सेकंड कितना पानी प्रवाहित होता है उसे हम क्यूसेक में नापते हैं। तो 1 क्यूसेक जो होता है वो लगभग 28 लीटर प्रति सेकंड पानी, 1 क्यूसेक मतलब 28 लीटर प्रति सेकंड पानी का प्रवाह, ये होता है प्रवाह, जल का प्रवाह की दर। ओजोन परत को हम किससे नापते हैं तो ओजोन परत को नापने के लिए हम डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। एक डाप्सन बराबर होता है लगभग 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको हम नापेंगे तो एक डाप्सन नापते हैं। एक डाप्सन में लगभग इतने ओजोन अणु 1 वर्ग मीटर में रहते हैं, लगभग 3 × 10⁻20। बल का अगर हम सीजीएस प्रणाली में मात्रक देंगे तो उसे डायन कहते हैं। पूछा गया प्रश्न है, सीजीएस प्रणाली में 1 न्यूटन 10/5 डायन के बराबर होता है। बल का मात्रक हम लोगों ने एमके में पढ़ा है, एमकेएस में या ऐसा ही प्रणाली में होता है, न्यूटन होता है। जबकि सीजीएस प्रणाली में अगर पूछा जाए तो सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है डायन। 1 न्यूटन में 10/5 डायन के बराबर होता है। अब यहाँ कुछ हम प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारकर्ता के बारे में देख लेते हैं। जैसे द्रव की तरंग प्रकृति, ये बताया गया कि द्रव भी एक तरह का वेव्स है, तरंग है। ये किसने बताया था? ये डी ब्रोगली ने बताया था। बीएससी में पढ़ेंगे तो उसमें है डी ब्रोगली का द्रव की तरंग प्रकृति या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अपवर्जन नियम ये पाउली ने दिया था, अपवर्जन नियम। क्वांटम यांत्रिकी सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, देखिए नाभिकीय विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। तो जो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया था वो एनरिको फर्मी ने किया था, खोज की थी, आविष्कार किया था। इसी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के कारण ही नाभिकीय ऊर्जा का हम लोग लाभकारी कार्यों में प्रयोग कर सके हैं।
जो बम का नाभिकीय विखंडन होता है तो वो अनियंत्रित होता है, न्यूक्लियर बम। जड़त्व का नियम, इसे गैलीलियो ने दिया था, कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल प्रवाहित ना किया जाए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये हाइगेंस ने दिया। तो देखिए, द्रव की जो तरंग प्रकृति थी वो डी ब्रोगली ने दिया था, लेकिन जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया था ये हाइगेंस द्वारा दिया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरणों के नियम फैराडे ने दिया है। क्रेस्कोग्राफ और बेतार संदेश, दो चीज़ें। जगदीश चंद्र बोस जो हमारे देश के वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक, उन्होंने दो चीज़ दी थी, क्रेस्कोग्राफ पौधों में जो वृद्धि होती है, और बेतार संदेश जगदीश चंद्र बोस द्वारा खोजा गया था। पौधों में भी जान होती है, जगदीश चंद्र बोस जी ने बताया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज क्यूरी ने की थी। सापेक्षता व प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इनको, खोज के कारण ही इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था आइंस्टीन को। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, ये चंद्रशेखर वेंकटरमन ने दिया था। ऊष्मीय आयनन, मेघनाथ साहा ने खोजा था। कास्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम, होमी जहांगीर भाभा ने दिया था। कास्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम, चंद्रशेखर जी ने दिया था। और तारों की संरचना व विकास, इसके बारे में भी चंद्रशेखर ने बताया था, उसी का अध्ययन किया था। और उन्होंने चंद्रशेखर सीमा भी बताया था, कौन से श्वेत वामन बनेंगे, लाल वामन बनेंगे, ये सब चीज़ें बताए गए थे। प्रमुख शाखाएं हम देखते हैं, जो भौतिक विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं, मानव विकास का अध्ययन जो है वो एंथ्रोपोलॉजी है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और भौतिक और रासायनिक अध्ययन, जब खगोलीय पिंडों का केवल अध्ययन किया जाता है तो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, लेकिन अगर खगोलीय पिंडों का भौतिक और रासायनिक अध्ययन किया जाए, यानी फिजिकल और केमिकल नेचर के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। बिना मिट्टी के जल में पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जो जल से रोगों का जो उपचार किया था, बीमारियों का उपचार किया था, उसे हाइड्रोपैथी कहा जाता है। और इस जल से रोगों के उपचार करने की इस तकनीक को हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है, जैसे एलोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी। सिक्कों के अध्ययन, ये पूछे गए प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। वायु या गैसों का जो अध्ययन किया जाता है वो न्यूमेटिक्स होता है, जबकि सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स है। खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी में किया जाता है। कुछ राशियों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे राशियाँ क्या होती हैं, दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशियाँ में होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। परिमाण भी बताता है कितना हुआ और दिशा को भी डिनोट करता है। जैसे विस्थापन, भाई विस्थापन हुआ किस दिशा में हुआ। वेग, आवेग, त्वरण, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। और जिसमें दिशा की नहीं केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा आदि है। अच्छा, अंतर क्या होता है देखते हैं। सदिश राशियों में दिशा की आवश्यकता पड़ती है। यदि बल लगाया गया तो बल की दिशा क्या थी। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से स्कूल तक जाता है और उस स्कूल से फिर पुनः अपने घर आता है, तो उसके द्वारा मान लीजिए उसका घर स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है, तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 5 जाना 5 आना, यानी 10 किलोमीटर की उसकी दूरी तय हुई। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए, देखिए दूरी आ गया, परिणाम निकल गया 10 किलोमीटर, ये दूरी हो गई अदिश राशि। लेकिन उसी दूरी का जब हम दिशा के रूप में देखेंगे विस्थापन कितना हुआ, तो व्यक्ति चूंकि अपने घर से ही गया था, पुनः अपने घर पर वापस आ गया, तो वहाँ उसका विस्थापन हो गया शून्य, क्योंकि परिणाम दिशा में हम देख रहे हैं, तो जिस दिशा में जा रहा है वापस उसी दिशा में आ जा रहा है, इसलिए उसका विस्थापन शून्य हो गया। और ये विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। न्यूटन के नियम, 3 नियम मुख्य रूप से न्यूटन महोदय ने दिया था। जड़त्व, पहला जड़त्व या गैलीलियो के नियम है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान तो गतिमान ही रहेगी। जैसे बस में या ट्रेन में बैठने पर जब अचानक गाड़ी चलने लगती है तो हमारे सर क्या होता है, पीछे की तरफ चले जाते हैं। दूसरा है संवेग में परिवर्तन की दर जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F बराबर ma, ये दूसरा है। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम देखते हैं कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कार्य होता है, इसका मात्रक जूल है। शक्ति
कार बटे समय, शक्ति होता है P बराबर W/T, यानी शक्ति बराबर कार बटे समय, यानी प्रति सेकंड किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, और SI प्रणाली में देखें तो इसका मात्रक होता है शक्ति का वाट। ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। जो अपनी गति के कारण जिसमें ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और जिसमें अपनी स्थिति के कारण ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक तनी हुई कमान हम लेते हैं, तो उस तनी हुई कमान जब तक वो तना हुआ है उसमें स्थिति उसकी है, इस स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा उसमें विद्यमान है, जिसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। और जब वही तीर हम छोड़ देते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में, यानी एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं हमसे। एक प्रकार ऊर्जा का कभी ना नाश हो सकता है, ना उसका उससे उत्पन्न किया जा सकता है। केवल ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। और इसी तरह से ऊर्जा के रूपांतरण के और भी उदाहरण हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और किन यंत्रों द्वारा इसका होता है। जैसे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो जैसे विद्युत ऊर्जा, पंखा हमारा है, बिजली का स्विच ऑन करते हैं जैसे, तो उसमें विद्युत ऊर्जा है वो डायनमो चलाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से विद्युत मीटर है, मोटर हमारा विद्युत मोटर है। और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कैसे? जब डायनमो चलता है, डायनमो चलता है तो यांत्रिक ऊर्जा जो डायनमो का होता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा व प्रकाश, बल्ब हम देखते हैं जो विद्युत बल्ब होता है उसमें विद्युत ऊर्जा के कारण ही प्रकाश होता है, और गर्म भी होता है बल्ब, ऊष्मा और प्रकाश दोनों आ जाता है। लाउड स्पीकर को हम देखें तो ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम देखते हैं कुछ रासायनिक ऊर्जा से परिवर्तन। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश में क्या बदलता है? जैसे हमारी मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती जलाने पर प्रकाश भी देती है और गर्मी भी देती है, ऊष्मा भी देती है। तो ये मोमबत्ती का जो रसायन है उसमें परिवर्तन होता है, वो ऊष्मा और प्रकाश देती है। इसी तरह से विद्युत सेल जो हमारी बैटरी का सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है H2SO4, और तो उनमें एक रासायनिक क्रिया होती है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है विद्युत सेल में। जो डीजल इंजन होते हैं उसमें, डीजल में जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो प्रकाश विद्युत ऊर्जा में, जो सूर्य का प्रकाश सौर प्लेटों में आता है और वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जिसको कहते हैं, उस प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कलेक्ट करा देता है, बैटरी में इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। सितार बजाने पे तो सितार यांत्रिक के रूप में प्रयोग करते हैं और उसमें से ध्वनि निकलती है, तो इससे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन है। इसी तरह से यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब टरबाइन में गति होती है तो बिजली पैदा होता है, और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। स्टीम इंजन जो होता है उसमें ऊष्मा, गर्मी से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूरज की रोशनी को एकत्रित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है पौधों द्वारा। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जब गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर एक बल से खींचती है, उस बल को हम कहते हैं गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी चुंबकीय शक्ति होती है पृथ्वी में, और उस बल को जो गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका मान पृथ्वी पे G बराबर होता है, इसे G से हम डिनोट करते हैं। उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्नों को हल करने में कहीं कहीं इसे हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में लेते हैं। अब हम देखते हैं गुरुत्व का मान कहाँ कितना होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान। पृथ्वी का मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और जो बीचों बीच से काल्पनिक रेखा जाती है उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं उसे। तो हम देखते हैं कि G का मान यानी गुरुत्व का मान दोनों ध्रुवों पर अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर G का मान सबसे कम होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि लिफ्ट, इसी आधार पर हम समझ सकते हैं, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो मैक्सिमम होती है, वेट उसका W बराबर mg, अधिक भार महसूस होता है, और नीचे की तरफ जाती है तो हमें उसका भार कम प्रतीत होता है। प्लायन वेग क्या होता है? जब किसी वस्तु को यदि इतनी अधिक वेग से हम
उछाल दें या ऊपर की तरफ फेंकें जो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, यानी पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित ना कर पाए, तो उस क्षेत्र को जिसमें पृथ्वी का क्षेत्र होता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र से जब बाहर निकल जाएगा वह न्यूनतम गति, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी पृथ्वी पर से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंका जाए तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। आज इतना है मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे।